हेलो स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 6 स्पीति में बारिश, तो उसके दौरान हमने पढ़ लिया था लेखक कृष्णनाथ का परिचय कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न रचनाएं की, किस प्रकार से उनको सम्मानित किया गया और किस प्रकार से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए के बाद समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर उनका झुकाव हुआ और बौद्ध धर्म में उनकी किस प्रकार से गहरी आस्था भी थी, गहरी आस्था थी उनकी, गहरी पेट भी थी और किस प्रकार से उन्होंने उस धर्म को बहुत अधिक महत्व दिया। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था कि किस प्रकार वो भारतीय चिंतक जय कृष्णमूर्ति ने भी जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन बौद्ध धर्म पे अध्ययन किया, उस पर विचार विमर्श किया, तो उस समय भी वो उनके साथ शामिल थे और बौद्ध दर्शन पे लेखक कृष्णनाथ ने काफ़ी कुछ लिखा भी है। तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी कृष्णनाथ जी की जो सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई। जो सृजन यानी कि उसके उनके जो रचने की आकांक्षा थी, आकांक्षा इच्छा थी, वो पूरी नहीं हुई। इसके बाद भी वो लिखते रहे और फिर भी उनकी इच्छा ये पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर का मतलब है घुमंतु प्रवृत्ति के, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वहाँ नई चीज़ों का अध्ययन करना। इस प्रकार से एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरा सांसारिक अर्थ में। एक तो विचारों के माध्यम से और दूसरा सांसारिक अर्थ के रूप में उन्होंने यायावरी की। तो उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया, यानी कि उन नए नए स्थानों को खोजना उन्होंने और खंगालना शुरू कर दिया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए थे, जो भारतीय कहानियों से या जैन बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। उनकी उन्होंने खोज शुरू की, उनको खंगालना शुरू किया हिमालय के क्षेत्र में, यानी कि हिमालय की यात्रा उन्होंने शुरू की और वहाँ से उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हुए हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया और फिर जो उन्होंने हिमालय की जो यात्रा की और उस यात्रा को उन्होंने अपने शब्दों में बांधा, उनका सृजन किया, उनको रचा, उनको लिखा, तो इन यात्राओं को जब शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। एक अलग ही उसमें लक्षण से आए यात्रा वृत्तांत जैसी विधा में। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते, कृष्णनाथ जहाँ की भी यात्रा करते, यानी कि यहाँ भी वो यात्रा करते, वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते, वहाँ वे सिर्फ एक पर्यटक के रूप में नहीं होते,
बल्कि एक तत्ववेता की तरह, यानी कि एक अध्ययन करने वाले की तरह वहाँ का वो अध्ययन करते चलते हैं। तो यानी कि कृष्णनाथ जहाँ की भी यात्रा वो करते, तो वो सिर्फ एक यात्री के रूप में नहीं, बल्कि एक तत्ववेता के रूप में, एक खोज, एक अन्वेषक के रूप में वहाँ वो जाते और विभिन्न विषयों का, विभिन्न तत्वों का वो वहाँ अध्ययन करते चलते। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते, नीरस यानी कि सूखा सा अध्ययन वो नहीं करते, बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं, उसको नगन करते हैं। यानी कि उस स्थान विशेष से जुड़ी हुई कोई यादें हैं, उनको वो उघाड़ते हैं, उनको गहराई से पढ़ने का, गहराई से उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं, ये वे यादें होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में, जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं। ये वे स्मृतियाँ हैं, या वे यादें हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से, जनमानस से, संपूर्ण भारतीय जनमानस से या लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है, गहरा नाता रहा है, उनका संबंध रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर वह बैठी विस्मृत भूली हुई सी स्मृति याद। तो पहाड़ के किसी छोटे से शिखर पर, पहाड़ के किसी छोटे से शिखर पर, शिखर यानी कि चोटी पर, उसके ऊपरी हिस्से पर दुबक कर बैठी हुई वह विस्मृत सी स्मृति, वह भूली हुई सी याद, मानो लेखक कृष्णनाथ का, मानो कृष्णनाथ की क्या कर रही हो, प्रतीक्षा कर रही हो, इंतजार कर रही हो कि वे आए और उसे देखें और उसके बारे में लिखकर, और उसके बारे में लिखें और उसे जनमानस के पास ले जाएं। जनमानस यानी कि जनता के मन तक ले जाएं, जनता के मन तक पहुंचाएं। तो जहाँ भी वो जाते, वहाँ से कोई ना कोई अच्छी चीज़ श्रोताओं के लिए, पढ़ने वालों के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त करते। जैसा कि इसमें लिखा भी है कि पहाड़ के किसी छोटे से शिखर पर बैठकर दुबक कर बैठी वह भूली हुई सी याद, मानो कृष्णनाथ का क्या कर रही हो, इंतज़ार कर रही हो, उनकी प्रतीक्षा कर रही हो कि वे यहाँ आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर, उसके बारे में पढ़कर उसे लिखें और उसे जनता के मन तक, जनमानस तक या जनता के पास तक लेकर जाएं। कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत, कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी, कृष्णनाथ के जो यात्रा वृतांत हैं वो किसी स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। यानी कि जो कृष्णनाथ के यात्रा वृतांत के जो स्थान हैं वो किसी विशेष स्थान से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार, उनकी पूरे संसार को क्या है वो समेटे हुए हैं भी। आगे है
पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है, यानी कि पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है, यानी कि उनकी जो यात्रा वृत्तांत हैं जब उनको पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ही उनके साथ खुद भी यात्रा कर रहे हैं। तो पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लग जाता है। वे लोग जो इन स्थानों की क्या कर चुके हैं, यात्रा कर चुके होते हैं, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे, वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ उन स्थानों की यात्रा करके आया जो कृष्णनाथ ने लिखे हैं, तो वो भी उनको दोबारा पढ़ता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जो उन्होंने यात्रा की थी वो अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह क्या हो गई, पूरी हो गई। यानी कि इस प्रकार के रहस्य वह उन्होंने खोजे हैं, इस प्रकार के वर्णन उन्होंने अपनी यात्राएं जो की है उनका वर्णन किया है कि वहाँ की यात्रा करने वाले व्यक्ति भी उनकी उस यात्राओं को पढ़ते हैं तो अपनी यात्रा को पूर्ण हुआ मानते हैं। आगे है स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, एक यात्रा का वर्णन है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भूगोल की दृष्टि से, यानी कि वहाँ के वातावरण की दृष्टि से, क्षेत्रीय दृष्टि से एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, जो उसकी प्राकृतिक विशेषताएं हैं उनके कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से, अनेक जो पर्वतीय स्थल हैं उनसे अलग है, उनसे भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, तो जैसा कि बताया है लेखक ने, स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है, जो अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत ही अलग है, भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है। तो अन्य जो लेखक आते हैं वहाँ पर सिर्फ थोड़ा बहुत वर्णन करते हैं, तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से, स्पीति की यात्रा के माध्यम से कितना अच्छा वर्णन किया है। उसने वहाँ की जनसंख्या का, वहाँ की ऋतु कैसी रहती है, कौन सी फसलें होती है, उसकी जलवायु कैसी है और उसका भूगोल, यानी कि उसका भौगोलिक वातावरण क्षेत्र कैसा है, इस सब का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बखूबी तरीके से वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि एक दूसरे से वो रिलेटेड है। पाठ में दुर्गम क्षेत्र, स्पीति में रहने वाले लोगों के लिए, पाठ के अंदर दुर्गम का मतलब होता है जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल हो, जहाँ जाना बहुत ही कठिन हो। तो इस दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले
लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। कुछ युवा पर्यटकों का वहां पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना, यानी कि ठंडा रेगिस्तान की भांति वो क्षेत्र है स्पीति, वहाँ उनका आना, ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो यानी कि जो स्पीति का क्षेत्र है वो ठंडे रेगिस्तान की जैसा कह रहा है लेखक कि स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। तो ये था इस पाठ के बारे में कि इसमें लेखक ने अन्य लेखकों की अपेक्षा साधारण वर्णन नहीं करके वहाँ का स्पीति का बड़ा ही गहराई के साथ, बड़ा ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। जैसा कि हमने पढ़ा, लेखक ने वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की ऋतुएं, वहाँ की फसल, वहाँ का जलवायु कैसा है, जलवायु कैसी है, तथा भूगोल यानी कि भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, तो इस सब का बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। तो आगे हम पढ़ेंगे इस लेसन को स्पीति में बारिश आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।